हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, डायनेमो। इसी डायनेमो को हम लोग बोलते हैं जनित्र। जनित्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। मैंने आपको बताया जब कभी भी प्रश्न में सचित्र वर्णन देगा तो आपको 4 स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहला क्या है, दूसरा नंबर में इसका सिद्धांत क्या है, और तीसरा नंबर में डिपेंड करता है कि इसका बनावट क्या है, और चौथा नंबर में इसकी क्रिया विधि क्या है। यदि इन 4 स्टेप से आप गुजरते हैं तो 5 नंबर का आप बहुत अच्छे से खातिरदार बन जाते हैं। सबसे पहले वो चीज है क्या, उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है, उसका बनावट क्या है, किन किन चीजों से वो बनेगा, और चौथा नंबर उसकी क्रिया विधि क्या है। यदि इतनी बात आप लिख देते हो तो आप 5 नंबर ले लोगे। तो डायनेमो क्या है, डायनेमो जनित्र। देखिए जहां भी डायनेमो रहेगा वहां पर कोई दूसरा चीज नहीं होता। डायनेमो के पास में लाइन कहीं से आता नहीं है, उसमें बैटरी रखने की जरूरत नहीं है तो उसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तब डायनेमो चलेगा। ना आपको कोई लाइन की जरूरत है, कहीं से कोई दूर दूर से जो लाइन अपने गांव में आता है उसके तार से उसको जरूरत नहीं होता है। वो करता क्या है, उस डायनेमो के साथ एक फीटर जुड़ा हुआ होता है, एक चलाने वाला उपकरण जुड़ा हुआ होता है, और वही उसको क्या करता है कि चलाता है। जब फीटर उस डायनेमो को चलाता है, इसका मतलब एक यंत्र की सहायता से हम उसको चलाते हैं, अर्थात डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि मोटर विद्युत मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर देखिए आपके घरों में मोटर लगा हुआ है, मोटर को लाइन जब तक नहीं दोगे, स्विच जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक मोटर काम करने वाला नहीं है। तो लाइन देने पर वो काम करता है तो चलता है उसके अंदर का माल मटेरियल। जब उसके अंदर का माल मटेरियल चलता है तो नीचे से पानी खींचता है, ऊपर तक पहुंचाता है। मतलब वह विद्युत ऊर्जा को, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। डायनेमो समझ में आया? वैसा विद्युतीय उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम कहते हैं डायनेमो। डायनेमो क्लियर हुआ क्या? वैसा विद्युतीय उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम कहते हैं डायनेमो। अब दूसरा नंबर में इसका सिद्धांत बताएंगे। इस सिद्धांत क्या है? तो पहले सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम आप लोग को बताएंगे क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, नहीं बताए थे क्या? क्या हुआ था, ये चुंबक रखे थे, वहां एक कुंडली थी, कुंडली गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था, तो उसके बीच अपेक्षिक गति, चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रेरित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो यह घटना जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है, इसी सिद्धांत पे काम करता है अपना डायनेमो। डायनेमो का सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब डायनेमो के बनावट की बात करेंगे कि बनता कैसे है। तो डायनेमो बनाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करते हैं। शक्तिशाली चुंबक जिसकी शक्ति बहुत अधिक हो। चुंबक एक बहुत शक्तिशाली रहते हैं, और उनके ध्रुवों के बीच, चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव, चुंबक का यह दक्षिणी ध्रुव, एक आयताकार आर्मेचर प्रयोग करते हैं। आर्मेचर का आकार आयताकार होता है, जिसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेटी हुई होती है। यह एक एक्सल से जुड़ा हुआ होता है आर्मेचर। आर्मेचर का एक सिरा आगे बढ़ता है
और यहाँ आगे बढ़ करके पीतल का 2 पूर्ण वलय लगा देते हैं। यहाँ पर पीतल का वलय आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है, पीतल का पूर्ण वलय आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है और इसके संपर्क में कार्बन का ब्रश लगा हुआ होता है। जो कार्बन का ब्रश लगा हुआ होता है यह कार्बन ब्रश है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह घूमता है तो यह केवल संपर्क में रहेगा, सकेगा केवल, नहीं तो फिर घुमा देगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ होता है अपना वायर और यह वायर हमारे विद्युत परिपथों से जुड़ जाता है। यदि यहाँ पर कोई बल्ब लगाए हैं तो बल्ब चलना स्टार्ट हो जाता है। यही इसकी बनावट है। बात समझ रहे हैं? यह डायनेमो का बनावट है। लेकिन जब पूर्ण वलय हम लोग रखेंगे पीतल का तो यह हमारा एसी डायनेमो है। यह कैसा है? एसी डायनेमो है। यह हमारा एसी डायनेमो। लेकिन जब यहाँ पर आर्मेचर में 2 अर्ध वलय लगा देंगे, पूर्ण वलय की जगह कौन वलय लगा देंगे? अर्ध वलय लगा देंगे पीतल का, तो यह डीसी डायनेमो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीसी डायनेमो कहलाएगा। एसी और डीसी मिलेगा तो कहेगा डायनेमो का बनावट बताएं। क्या बोलेंगे डायनेमो की बनावट है? बोलेंगे डायनेमो में शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच आयताकार तांबे का आर्मेचर होता है, जिस पर तांबे की कुंडली लपेटी होती है। इसके अगले सिरे पर एसी डायनेमो में पीतल के 2 पूर्ण वलय होते हैं, जबकि डीसी डायनेमो में पीतल के अर्ध वलय होते हैं। पीतल के अर्ध वलय होते हैं, जिससे कार्बन ब्रश जुड़ा होता है। यही बनावट होना है। एक बार और सुनिए ध्यान से। डायनेमो में शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच आयताकार धातु का बना आर्मेचर होता है, जिसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लपेटी होती है। आर्मेचर के अगले सिरे पर एसी डायनेमो में पीतल के 2 पूर्ण वलय होते हैं अलग अलग, जबकि डीसी डायनेमो में पीतल के 2 अर्ध वलय होते हैं अलग अलग, जिससे कार्बन ब्रश जुड़ा होता है और इसी में प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। एक बार और सुनो बनावट को, लास्ट बार बनावट को गए फिर क्रियाविधि में आएंगे। बनावट डायनेमो में शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच आयताकार लोहे के प्लेट की बनी आर्मेचर होती है, जिस पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी होती है। इसके अगले सिरे पर तांबे के तार की कुंडली देखिए इसके साथ जुड़ा होगा, इसके साथ इसके अगले सिरे पर एसी डायनेमो में पीतल के 2 पूर्ण वलय होते हैं, जबकि डीसी डायनेमो में पीतल के 2 अलग अलग अर्ध वलय होते हैं, जो कार्बन ब्रशों से जुड़ा होता है, जिसमें धारा प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। अब क्रियाविधि में पढ़िए साहब। यही आर्मेचर का संपर्क देखिएगा, डायनेमो के साथ जो एक्सल होता है वो एक्सल फीटर के साथ, फीटर का जो पहिया होता है उस पहिए के साथ 3 गो फीता से जुड़ा हुआ होता है। फीटर न रहेगा तो डायनेमो कोई काम का, और जहां फीटर नहीं होता है वहां पर पंखी लगा हुआ होता है। जैसे विद्युत का उत्पादन करना है तो जनरेटर से ही होगा बड़े पैमाने पर, वहां क्या किया जाता है, उस पंखी के ऊपर जल का बौछार गिराया जाता है, जिससे पंखियां नचती है। जिससे पंखियां क्या होती है? पंखी नचती है, तो आर्मेचर भी घूमता है, क्योंकि आर्मेचर एक एक्सल से जुड़ा होता है। समझ रहे हैं बात? तब हम क्या बोलेंगे? क्रियाविधि। आर्मेचर को जब किसी यंत्र की सहायता से घुमाया जाता है, किसी यंत्र की सहायता से या फीटर से या किसी तरह से घुमाएंगे, आर्मेचर को जब किसी यंत्र की सहायता से घुमाया जाता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के
कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण कुंडली में धारा प्रेरित होती है, जिससे हमें प्रेरित धारा प्राप्त होता है। क्लियर हुआ क्या क्रिया विधि? हाँ, डायनेमो को क्रिया विधि में लाने के लिए किसी यंत्र की सहायता से आर्मेचर को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं। क्लियर हुआ? क्रिया विधि एक बार और सुनिए। हम क्या बोले? आर्मेचर को जब किसी यंत्र की सहायता से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण कुंडली में धारा की उत्पत्ति होती है, इसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, गणितीय मान देखेंगे कि प्रेरित धारा कितना उत्पन्न होता है। अब एक बार पहले पूरा बोले दो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, वैसा विद्युतीय उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं डायनेमो या जनित्र सिद्धांत। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बनावट एक बार घर पे जाकर के पूरा 2 बार 4 बार बोल दो, कहानी क्लियर हो जाएगा। बनावट बनाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच लोहे के गले जो आयताकार होता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं, उस पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी होती है। इसके अगले सिरे पर एसी डायनेमो में पीतल के 2 पूर्ण वलय, जबकि डीसी डायनेमो में पीतल के 2 अलग अलग अर्ध वलय होते हैं जो कार्बन वलयों से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? आगे क्रिया विधि। डायनेमो को क्रिया विधि में लाने के लिए आर्मेचर को किसी यंत्र की सहायता से घुमाते हैं, इसी यंत्र की सहायता से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की उत्पत्ति होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। हो गया क्लियर? अब हम लोग यहाँ से बात समझेंगे। तो हमने आपको पढ़ाया है फैराडे तथा लेंज के नियम से। फैराडे तथा लेंज के नियम से क्या पढ़ाए हैं हम आपको कि E बराबर होता है -d/dt। E बराबर -d/dt, E बराबर -d/dt होता है। तो E बराबर यदि हम लोग चले तो फाई बराबर क्या होता है जी? फाई बराबर होता है dA cos थीटा। क्या होता है? नहीं, फाई बराबर तो फाई की जगह पर आप लिखोगे dA cos थीटा, तो यहाँ से माइनस, और फाई की जगह पर लिखेंगे BA cos थीटा, BA cos BA cos थीटा, फाई बराबर BA cos थीटा बाई dt। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थीटा जो आपका है यह घूम रहा है, क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन घूम रहा है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एंगल परिवर्तित होगा, तो कोणीय वेग आएगा। जब कभी कोई चीज वृत्तीय गति में घूमता है तो वहाँ कोणीय वेग आएगा। तो इस थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे ओमेगा टी। क्या लिखेंगे? थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू टी। और यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, E बराबर हम लोग माइनस बी और एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, बी एक कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो हो गया डी cos dt। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएट निकालोगे तो E बराबर -BA और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और WT का यदि डिफरेंशिएट करोगे तो केवल ओमेगा आएगा। केवल क्या आएगा? ओमेगा आएगा। टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल क्या आएगा? ओमेगा आएगा। तो गुना ओमेगा, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। और WT का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा को आगे माइनस प्लस B प्लस BA sin ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत बोलता नहीं है?
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यदि अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1। साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? साइन ओमेगा टी 1 रखोगे तो ये जो धारा आपको प्राप्त हो रहा है वह आपका धारा अधिकतम धारा होगा, वह धारा अधिकतम होगा, या वह वोल्टेज आपका अधिकतम वोल्टेज कहलाएगा। इसलिए ई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वह बी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि जब अधिकतम मान निकालोगे तो केवल विद्युत वाहक बल नहीं, केवल विद्युत वाहक बल नहीं, और शिखर विद्युत वाहक बल बदल जाएगा और बी ए ओमेगा आएगा। साइन ओमेगा टी का मान कितना हो गया? तो आएगा बी ए ओमेगा। और ई बी ए ओमेगा को उसमें डालोगे तो ई बराबर आ गया ई नॉट बी साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा। किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं है? ई ए डब्ल्यू के पास क्या रख दिए? ई नॉट, ई नॉट रख दिया, ई बराबर हो गया। अब तुम जानते हो ओम के नियम से कि विद्युत वाहक बल जो है वह धारा के समानुपाती होता है। जैसन वोल्टेज और उसने धारा आता है, बरोबर? वोल्टेज का मान ज्यादा तो धारा का मान ज्यादा, वोल्टेज का मान कम तो धारा का मान कम होता है ना। तो ओम के नियम से ई समानुपाती आई, तो जहां ही है वहां आई भी लिख सकते हैं। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ सबका परिचय कर दिया जाए तो पता चलेगा कि यह आई जो आपका है यह धारा है। आई क्या है? यही धारा हमें प्राप्त होती है। आई नॉट को हम लोग शिखर धारा कहते हैं, मैक्सिमम धारा कहते हैं। इस चीज को हम तुरंत समझा रहे हैं, शिखर धारा क्या होता है। मैक्सिमम धारा आई नॉट को कहते हैं। बात क्लियर हुआ? यहाँ ओमेगा आपका कोणीय वेग है, ओमेगा का क्या है? कोणीय वेग है। और टी जो तुम देख रहे हो यह तुम्हारा समय के सापेक्ष जिस तरह से आपका आर्मेचर घूम रहा है वह आर्मेचर है। अब थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। मान लिया जाए कि यही आपका आर्मेचर है, आयता का आर्मेचर जब सीधा है तो एंगल का मान 0 डिग्री, एंगल का मान 0 डिग्री। जो बोल रहे समझे पहले, एंगल का मान सीधा है तो कोई सापेक्ष पारा रहेगा तब एंगल 90 कहोगे। अभी बताओ एंगल का मान कितना? 0। जब आर्मेचर को हम घुमा दिए, घूम रहा है देखो, तो एंगल बदल रहा है। एंगल बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं? एंगल बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है अर्थात एंगल बदल रहा है। एंगल बदलेगा तो अब बताओ, अब एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब एंगल कितना हो गया विद्यार्थी? अब 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पहले सीधा था 0 डिग्री। 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 78 72 81 89 90 90 हो गया, बोलो ना। फिर 91 92 93 ऐसे जा रहा है। अब हो गया 180 डिग्री, आर्मेचर घूम रहा है तब 180 डिग्री। फिर इसको घुमाना स्टार्ट कर दिए तो आर्मेचर अब आ गया 270 डिग्री, और फिर इसको ऐसे आर्मेचर हो गया 360। यानी जब एक बार आर्मेचर को घुमाओगे तो एंगल बनेगा 360 डिग्री का। इस बात को जरा समझने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 360 डिग्री का एंगल होगा जब थीटा के मान को चेंज कर रहे हैं। थीटा का मतलब ओमेगा टी को चेंज कर रहे हैं। जब ओमेगा टी को 0 डिग्री पे रख रहे हैं यानी सीधा, फिर ओमेगा टी 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360। बात समझ रहे हो क्या? तो धारा का मान भी बदलेगा, धारा का मान भी एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, तो धारा का मान भी। तो धारा का मान जब हम देखेंगे कि 0 डिग्री पर कितना धारा प्राप्त हो रहा है, तो 0 डिग्री पर कितना धारा प्राप्त हो रहा है, तो जल्दी देखो। WT के जगह पर यदि तुम रखोगे 0 तो साइन 0 का मान 0, पूरा वैल्यू 0। आर्मेचर सीधा है, कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। आर्मेचर 90 डिग्री पर आ गया, यहाँ से ऐसे एंगल कितना बना? 90 डिग्री। आर्मेचर को घुमा करके एंगल 90 बनाए
कहाँ लगाए 90 पर है तो साइन 90 का वैल्यू एक ना जी 1 रखोगे यदि इसमें मान तो आई नॉट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा यानी मैक्सिमम प्राप्त हो गया आई नॉट प्राप्त हो गया। किसी को कोई टेंशन। अब 180 डिग्री करो साइन 180 का मान होता है 0 कितना होता है साइन 180 का मान 0 तो फिर धारा आ गया हमको 0। फिर यदि 270 यहां डालोगे तो 270 पर साइन का मिनिमम मान होता है और वह -1 होता है। इससे कम मान संभव ही नहीं है साइन का। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू माइनस यहाँ 1 आएगा तो हमारा माइनस आई नॉट हो जाएगा। जल्दी बोलो तो दिक्कत। अब फिर 360 पर जाएंगे तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो कि एक चक्कर में आर्मेचर जब मारता है तो कई बार धारा का मान 0 होता है। 3 बार धारा का मान 0 होता है। चूंकि निरंतर चलते रहता है इसलिए कटता उठता निरंतर चलते रहता है इसलिए कटने का कोई फेरा नहीं है। 3 बार धारा का मान 0 होता है और कई बार धारा का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है 2 बार। माइनस में वो है तो डायरेक्शन केवल चेंज है ना केवल उसका माइनस डायरेक्शन को चेंज करता है वैल्यू में कोई परिवर्तन। नीचे की ओर भी जाएगा तो महत्तम बढ़ाएगा। कैसे थोड़ा ग्राफ पर ध्यान दो। यह है मैक्सिमम धारा इधर में हम आई नॉट को पॉजिटिव लिए हैं इधर में हम आई नॉट को नेगेटिव लिए हैं। ऊपर में पॉजिटिव है नीचे में नेगेटिव। यहाँ से एंगल का मान हम चल रहे हैं। मेरे विद्यार्थी ध्यान देना एंगल का मान 0 डिग्री रखे तो धारा का मान भी 0 डिग्री। एंगल का मान 0 डिग्री तो धारा का मान भी एंगल का मान मैंने 90 किया एंगल के मान को हमने क्या किया एंगल का मान 90 किया तो टाइम बदल रहा है। समय अब टाइम बदल रहा है टाइम को थोड़ा सा समझ लो। यदि t = 0 रखोगे एकदम सीधा तो 0 रहेगा यानी t = 0 पर समय को बढ़ाओगे समय के चौथे भाग पर चलोगे तो 90 डिग्री समय का चौथा भाग समय के आधा भाग पर चलोगे तो 180 डिग्री समय के 3/4 भाग पर चलोगे 270 डिग्री। अब पूरा घूम जाओगे इसी को आवर्तकाल कहते हैं। समय 0 पर वैल्यू 0 है। समय चौथा भाग t का मान चौथा भाग रखो तो मैक्सिमम धारा प्राप्त है 90 डिग्री पर यानी कि एंगल हमारा यहाँ जाएगा ये वाला पर यहाँ पर हमारा ग्राफ जाएगा। आधा समय पर चलेंगे आधा समय यानी कि हाफ जब मुड़ जाएगा तो यहाँ चला आएगा। बोलो ना जल्दी। फिर एक बार घूमेगा 270 पर आएगा फिर t/4 पर जाएगा यहाँ चलाएगा मिनिमम नीचे की ओर चलाएगा और फिर एक बार मारेंगे एकदम लहरिया कट अल्जक पर जाएगा। कहेंगे ग्राफ खींचो तो जहां जहां बिंदी आते हैं वहां वहां मिला देंगे तो ना ग्राफ खींचाता है। तो यहाँ के बिंदी अल्जक आया अल्जक के बिंदी अल्जक आया अल्जक से अल्जक आया अल्जक से ये आया। यही साइन थीटा का ग्राफ है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू साइन का मिनिमम वैल्यू यही आपका अल्टरनेटिंग करंट है। प्रत्यावर्ती धारा है। देख लो डायरेक्शन भी धारा का बदल रहा है अब वैल्यू भी हर समय बदल रहा है। इस धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डायरेक्शन भी बदल रहा है। देखो ना नहीं खबर डायरेक्शन क्या एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही धारा चल रहा है। वैसा धारा जिसका मान समय के साथ साथ दिशा भी बदल जाए मान भी बदल जाए और दिशा भी बदल जाए उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा समझ में आया क्या? वैसा धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ साथ बदलता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती। क्लियर है बात? बोलो ना लहरिया कट मार के चल दोगे कहना प्रत्यावर्ती धारा है।
एकरा में कोई जोश नहीं है, खूब शांत चल रहा है। और तनी रोड बम मार लो लहरिया, कहेगा ये लहरिया एकदम काम नहीं चल रहा है। पहुंच गई क्या बोला? अरे ये लहरिया तक में सट्टा घटना घटा नहीं, सीधे सीधे गया, दुर्घटना नहीं होता, लहरिया तक में ज्यादा दुर्घटना हो जाता है। कहानी खत्म। इसलिए कहते एसी ज्यादा खतरनाक है, डीसी खतरनाक नहीं। लेकिन समझ लो कर एसी से ज्यादा खतरनाक है डीसी। वास्तव में जब शॉर्ट करते हैं तब वास्तव में एसी से करंट मारेगा तो मर सकते हो, और डीसी से करंट मारेगा तो गोड़ हाथ टूटेगा, मरेगा नहीं। मतलब है कि यदि बैटरी वाला करंट यदि आपको लगे तो दूर उठा के फेंक देगा। यही कहता है आओ आओ, ये ऐसा सटाएगा कि जिंदगी पार लगा देगा। प्यार करना है यदि डीसी से नहीं, ये जिंदगी निभा देगा। ज्यादा खतरनाक कौन है? एसी। कम खतरनाक कौन है? एसी को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, इलाहाबाद से लेकर के जहानाबाद तक नहीं जी, लेकिन डीसी को अजर से अजर तक ले जाओ, टाइम टाइम बोल देगा। एसी और डीसी में अंतर समझिए। एसी को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन डीसी को दूर दूर तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं बात ना? बैटरी से कितना दूर आप तार ले जाओगे? बैटरी ले जाएंगे सर, एसी हाँ बैटरी ले जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक नहीं लगेगा। तो एसी और डीसी में अंतर कोई कहेगा तो लिखिए, बोलेंगे वैसा धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता है उसे हम लोग एसी कहते हैं। वैसा धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे डिस्ट धारा डीसी करंट डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब फोटो बना देंगे, मारेंगे एसी में लहरिया पर, मास्टर साहब समझ जाएंगे अच्छा बेटा एसी बनाया है, जाएंगे एकदम सीधे सीधे कहेंगे कि धारा है कि समय है, कि धारा है कि समय है, तो समझ जाएंगे मास्टर साहब एसी में अंतर बताया। दूसरा अंतर लिखेंगे, एसी ज्यादा नाक वाला होता है माने खतरनाक, डीसी कम नाक वाला होता है कम खतरनाक। एसी को दूर दूर तक ले जा सकता है, डीसी को दूर दूर तक नहीं ले जा सकता है। 3 को 4 को अंतर कीजिएगा, एसी और डीसी में कहानी खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे महत्वपूर्ण परिभाषा चलेगा जिसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मंडे से कल नहीं पढ़ाएंगे, कल नहीं आ रहा।